हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की एक एलिगोरिकल नॉवेल है जो पहली बार 17 अगस्त 1945 को इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी। ये बुक फार्म एनिमल्स के एक ऐसे ग्रुप की कहानी सुनाती है जो फार्म के मालिक मिस्टर जोन्स के खिलाफ इसलिए विद्रोह कर देते हैं जिससे वो एनिमल्स के लिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सकें जिसमें सभी जानवर इक्वल, फ्री और हैप्पी हों। वास्तव में ये नॉवेल स्टालिन एरा के सोवियत यूनियन पर एक सटायर है। जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर डिटेल में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर हम सिर्फ एनिमल फार्म को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एनिमल फार्म। ओल्ड मेजर, जो कि एक प्राइज विनिंग बॉय था, ने मैन्योर फार्म के सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उसने सभी जानवरों को अपने सपने के बारे में बताया जिसमें सभी जानवर साथ मिलकर रहते हैं और कोई भी इंसान उन्हें ऑप्रेस या कंट्रोल करने के लिए वहां नहीं मौजूद है। उसने सभी जानवरों से कहा कि उन्हें इस सपने को साकार करने के लिए काम करना होगा। इसके अलावा मेजर ने उन्हें एक गीत भी सिखाया जिसमें उसके ड्रीम विजन को लिरिकली डिस्क्राइब किया गया था। इस गीत को बीस्ट ऑफ इंग्लैंड कहा गया। फार्म के सभी जानवरों ने मेजर के विजन का बड़े जोश के साथ स्वागत किया। कुछ दिनों बाद बूढ़े मेजर की डेथ हो गई। स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्विलर नाम के 3 पिग्स ने मेजर के सिद्धांतों को एक फिलॉसफी की शक्ल दी जिसे एनिमलिज्म कहा गया। एक रात जानवरों ने फार्म के मालिक मिस्टर जोन्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे युद्ध में हराकर फार्म से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने मैनर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म कर दिया और मेजर के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। बॉक्सर नाम के घोड़े ने बड़े ही उत्साह के साथ खुद को इस काम के लिए समर्पित कर दिया था। उसने कसम ली कि फार्म की प्रॉस्पेरिटी के लिए वो कड़ी मेहनत करेगा। ओल्ड मेजर की फिलॉसफी के आधार पर 7 कमेंडमेंट्स तैयार किए गए और उन्हें एक दीवार पर लिख दिया गया। ये नियम थे: जो 2 पैरों पर चलता है वो दुश्मन है, जो 4 पैरों पर चलता है या फिर जिसके पंख हैं वो दोस्त है, कोई भी एनिमल कभी कपड़े नहीं पहनेगा, कोई भी जानवर बेड पर नहीं सोएगा, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा और आखिरी नियम था कि सभी जानवर इक्वल हैं। क्रांति के बाद एनिमल फार्म में जानवरों की जिंदगी काफी खुशहाल हो गई थी। स्नोबॉल जानवरों को पढ़ना सिखाने के काम में लग गया और नेपोलियन ने पपीज के एक ग्रुप को प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म सिखाने की जिम्मेदारी ली। जब मिस्टर जॉन्स ने फार्म पर कब्जा करने के लिए हमला किया तो फार्म एनिमल्स ने उसे एक बार फिर से हराया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ द काउशेड का नाम दिया गया। बैटल ऑफ द काउशेड में स्नोबॉल और बॉक्सर को एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास का मेडल युद्ध में उनकी असाधारण वीरता और पराक्रम के लिए दिया गया, जबकि युद्ध में जान गंवाने वाली एक भेड़ को मरणोपरांत एनिमल हीरो सेकेंड क्लास मेडल दिया गया। युद्ध के दौरान एक शॉटगन ब्लास्ट से इस भेड़ को शहादत मिली थी और स्नोबॉल भी जख्मी हो गया था। समय बीतने के साथ नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच फार्म के भविष्य को लेकर गतिरोध बढ़ने लगा और उनके बीच दूसरे जानवरों पर पावर और इन्फ्लुएंस को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। स्नोबॉल ने एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग विंडमिल बनाने की योजना बनाई, लेकिन नेपोलियन ने इसका कड़ा विरोध किया। इस प्रोजेक्ट के भविष्य पर वोटिंग के आधार पर फैसला करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें स्नोबॉल ने एक बहुत ही पैशनेट स्पीच दी। हालांकि नेपोलियन ने सिर्फ एक ब्रीफ रिपोर्ट ही प्रेजेंट की और उसके बाद अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकाली जिसे सुनकर 9 अटैक डॉग्स भयानक तरीके से भौंकते हुए वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्नोबॉल पर हमला कर दिया। ये वही पपीज थे जिन्हें काफ़ी पहले एजुकेट करने के लिए नेपोलियन ने बाकी जानवरों से अलग कर दिया था और अब वो नेपोलियन के अलावा किसी और को नहीं पहचानते थे। स्नोबॉल बड़ी मुश्किल से जान बचाने के लिए फार्म से बाहर भाग गया। स्नोबॉल की गैर मौजूदगी में नेपोलियन एनिमल फार्म का लीडर बन गया और उसने ऐलान किया कि अब एनिमल्स की और मीटिंग नहीं होगी। इसके पहले तक सारे डिसीजन एनिमल की इन मीटिंग में लिए जाते थे जिसमें उन लोग अपने बेनिफिट के लिए डिसाइड करते थे, डिसीजन लेते थे। लेकिन अब सभी जानवरों की भलाई के लिए पिग्स ही सारे डिसीजन लेंगे
ऐसा रूल नेपोलियन ने बना दिया था। नेपोलियन ने जल्दी ही विंड मिल पर भी अपना नज़रिया बदल लिया और सभी जानवरों, खासतौर पर बॉक्सर ने विंड मिल कंप्लीट करने के लिए जी जान एक कर दिया। एक दिन एक ज़बरदस्त तूफान के बाद जानवरों ने देखा कि विंडमिल टूट गई है। उस एरिया के ह्यूमन फार्मर्स, जिन्हें यह डर सताता रहता था कि कहीं उनके फार्म एनिमल्स भी विद्रोह न कर दें, इस बात से बहुत खुश हुए। उनका कहना था कि फार्म एनिमल्स ने विंडमिल की दीवार बहुत पतली बनाई थी, इसी वजह से वो गिर गई। लेकिन नेपोलियन का दावा था कि विंडमिल को नष्ट करने के लिए स्नोबॉल फॉर्म में वापस आया था। नेपोलियन ने एक अभियान चलाया जिसमें अटैक डॉग्स ने बहुत से फार्म एनिमल्स को इस कॉन्स्पिरेसी में स्नोबॉल की मदद करने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने नेपोलियन की अनकंटेस्टेड लीडरशिप को कभी किसी स्टेज पर अपोज किया था। इसके बाद नेपोलियन अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लग गया। उसने एनिमल हिस्ट्री को फिर से लिखवाया, जिसमें स्नोबॉल को एक विलन का रूप में दिखाया गया था। इसके अलावा नेपोलियन अब इंसानों जैसा व्यवहार भी करने लगा था। वो बेड पर सोने और विस्की पीने के अलावा अब आसपास के फार्मर्स के साथ व्यापार भी करने लगा था। ओरिजिनल एनिमलिस्ट प्रिंसिपल्स इस तरह की गतिविधियों की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन स्क्विलर, जिसे नेपोलियन के प्रोपेगेंडा को फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, दूसरे जानवरों के सामने नेपोलियन के सभी कामों को जस्टिफाई करता था। स्क्विलर फार्म एनिमल्स को यह बताता रहता था कि नेपोलियन एक ग्रेट लीडर है जो सभी की भलाई के लिए काम कर रहा है। हालांकि एनिमल फार्म के जानवरों की हालत अब बहुत अच्छी नहीं थी। वो अक्सर भूखे रहते थे और उन्हें बहुत अधिक काम भी करना पड़ता था। इसी दौरान एक पड़ोसी फार्मर, मिस्टर फ्रेडरिक ने व्यापार में नेपोलियन को धोखा दिया। मिस्टर फ्रेडरिक ने नेपोलियन को टिम्बर परचेज का पेमेंट नकली नोटों से किया। इसके बाद एनिमल फार्म पर हमला करके विंडमिल को डायनामाइट से उड़ा दिया, जिसे कि बड़ी मेहनत से दोबारा बनाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप फार्म एनिमल्स और मिस्टर फ्रेडरिक के बीच एक और बैटल लड़ी गई, जिसमें बॉक्सर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस युद्ध में एनिमल्स ने फार्मर्स को बुरी तरह से हराया, लेकिन बॉक्सर की इंजरीज ने उसे काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। कुछ दिनों बाद विंडमिल के पुनर्निर्माण के दौरान काम करते वक्त गिर जाने पर बॉक्सर को एहसास हो गया कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। बॉक्सर को हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम किया गया। बाद में स्क्विलर ने सबको बताया कि बॉक्सर की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में डेथ हो गई और वो अपनी आखिरी सांसों तक क्रांति और नेपोलियन की प्रशंसा कर रहा था। जबकि सच्चाई ये थी कि नेपोलियन ने अपने सबसे लॉयल वर्कर बॉक्सर को कसाई के हाथों बेच दिया था, जिससे कि वो विस्की खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कर सके। समय के साथ साथ एनिमल फार्म के पिग्स भी इंसानों जैसे बनते गए। अब वो हाथों में छड़ी लेकर दो पैरों पर चलते थे और कपड़े भी पहनते थे। जो एनिमलिज्म के 7 कमेंडमेंट्स एनिमल फार्म की दीवार पर लिखे गए थे, उनकी जगह अब सिर्फ एक ही प्रिंसिपल बचा था, और ये प्रिंसिपल था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। नेपोलियन ने एक फार्मर, मिस्टर पिकिंगटन के सम्मान में डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की और इस पार्टी में ऐलान किया कि वो एनिमल और ह्यूमन कम्युनिटी के लेबर क्लास के विरुद्ध ह्यूमन फार्मर्स से गठबंधन करेगा। उसने एनिमल फार्म का नाम बदलकर फिर से मैन्योर फार्म कर दिया। फार्म हाउस की खिड़कियों के बाहर से इस पार्टी को देखते वक्त कॉमन एनिमल्स, पिग्स और ह्यूमंस में अंतर नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही है, और इसके बाद आइए अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर रियल लाइफ की किस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ओल्ड मेजर की बात करते हैं। ओल्ड मेजर कार्ल मार्क्स और लेनिन को रिप्रेजेंट करता है। मार्क्स ने कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया था, जबकि लेनिन ने सोवियत यूनियन के रूप में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी। नेपोलियन जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है और स्नोबॉल लियोन ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करता है, जिसे रशिया से बाहर निकाल दिया गया था। जबकि जो अटैक डॉग्स जिन्होंने स्नोबॉल पर हमला किया था, वो रशियन सीक्रेट एजेंसी केजीबी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्विलर स्टालिन के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बॉक्सर
सोवियत यूनियन की मेहनतकश जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।